बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विल बी फाइन। हमने पिछले अपने लेक्चर्स में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स प्रिंसिपल और उसकी थ्योरी डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, इसके अलावा हमने उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस किया। आज इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स इन सैंपल हैंडलिंग इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या आप देख सकते हैं कि वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The sample used for recording IR spectrum may be in gaseous, liquid, solid or solution form। ये आपका जो सैंपल है जो हम यूज करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, वो गैसियस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म या सॉलिड या सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकता है। However, these samples have to be treated differently. The only common point being that the sample must be transparent to infrared radiation। तो कॉमन पॉइंट है तो ये है कि जो हमारा सैंपल हो वो ट्रांसपेरेंट हो तो आईआर रेडिएशन। तो यहाँ पे हम इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंफ्रारेड रेडिएशन, जिस तरह हमने यूवी में विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट, वहां पे होती थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आईआर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो उसकी जब उसमें से आईआर लाइट पास करते हैं तो उसमें उसकी वाइब्रेशन होती है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या बेंडिंग वाइब्रेशन। इस तरह के फर्दर टाइप्स, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन्वॉल्व है, उससे हम कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। अब वेरियस सैंपलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। Mainly 4 types of techniques are used in IR spectroscopy. First one is solid sampling. Second one is liquid sampling. Third one is gas sampling, and fourth one is solution sampling. अब हम पहला डिस्कस करेंगे कि सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक्स। सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक है वो हम कैसे करते हैं, कैन बी डन बाय 4 मेथड्स। जो सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक है इसको हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सैंपलिंग मेथड। अब हम बताएंगे कि डायरेक्ट सैंपलिंग मेथड में हम कैसे करेंगे, अपना सैंपल कैसे बनाएंगे। इन दिस डायरेक्ट सैंपलिंग मेथड वन सैंपल होल्डर विल बी देयर। हमारे पास एक सैंपल होल्डर होगा। इन दैट सैंपल होल्डर जस्ट वी हैव टू पुट आवर सैंपल एंड वी कैन एनालाइज द सैंपल। उस सैंपल होल्डर में हम पूरा सैंपल डालेंगे एंड वी कैन एनालाइज द सैंपल होल्डर, हम सैंपल को एनालाइज करेंगे। इसको हम उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखेंगे, अपने सैंपल का एनालाइज करेंगे, उससे भी उसका फर्दर रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस सैंपल होल्डर, जिस तरह आपने यूवी में हमने वो यूज किया था, आपको याद होगा, तो सेल क्वार्ट्ज सेल यूज किया था। तो दिस इज आवर सैंपल होल्डर। सो हियर वी हैव टू पुट आवर सैंपल, उसके अंदर अपना सैंपल पुट करेंगे एंड डायरेक्टली वी विल पुट आवर सैंपल होल्डर इन आवर इंस्ट्रूमेंट। तो फिर हम अपने इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, जिसका हमने यूवी में किया है और हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किए हैं। एंड इंफ्रारेड रेडिएशन विल कम टू द सैंपल एंड अल्टीमेटली इट विल गिव द रिजल्ट, और अल्टीमेटली वो हमें रिजल्ट देगा। अब सेकंड मेथड जो है दैट इज पैलेटाइजेशन टेक्निक। इसमें हम पेलेट बनाते हैं, यानी टेबलेट की तरह। पैलेटाइजेशन टेक्निक सेकंड टेक्निक। इस टेक्निक में इन दिस टेक्निक वी हैव टू यूज सम अल्कली हैलाइड्स, मसलन KCl, सॉरी KBr या NaCl।
alkali halides, and they are able to pass the infrared radiation throughout the IR range. That's why we are using alkali halide as a diluent in the infrared spectroscopy. अब अल्कली हैलाइड जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो दो है, एक पोटेशियम ब्रोमाइड पीबीआर और दूसरा NaCl। इसको मैंने फिर बोल्ड करके लिखा हुआ है, और ये जो बोल्ड करके इसलिए लिखा है, एक तो समझने में आसानी, पढ़ने में आसानी, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोटेशियम ब्रोमाइड एंड NaCl आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिलिप विद सैंपल, act as a diluent और ट्रांसपेरेंट फॉर IR रेडिएशन। अब हम कहते हैं कि सो हाउ पैलेटाइजेशन टेक्स प्लेस, कैसे होती है? फॉर पैलेटाइजेशन फर्स्ट वी हैव टू टेक आवर सैंपल and that sample will be mixed with either potassium bromide or sodium chloride NaCl। जनरली आमतौर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पोटेशियम ब्रोमाइड ही इस्तेमाल करते हैं। जनरली वी आर यूजिंग पोटेशियम ब्रोमाइड so that sample will be mixed with पोटेशियम ब्रोमाइड। जिसका टेबलेट के अंदर हम एक्सिपिएंट मिक्स करते हैं, टेबलेट बनाने में एक्सिपिएंट का एक रोल होता है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ हम एक्सिपिएंट, तो यहाँ पे सैंपल के साथ हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड एज एक्सिपिएंट के तौर पर डाल रहे हैं, so that we will mixed with potassium bromide in a pestle mortar, and after proper mixing we have to put that mixture into KBR press। एक मशीन होती है कि जिसमें उसको हम प्रेस करते हैं, here pellets will be formed by putting the pressure, उससे में pellet यानी करेगा। First we have to prepare KBR pellet as a reference, so that KBR pellet contains only potassium bromide, उसके अंदर सैंपल नहीं है, only potassium bromide है। So first we have to put that potassium bromide pellet and we will calibrate our instrument यानी IR spectrophotometer। After that we will put that pellet which contain the sample, फिर हम अपना सैंपल डालेंगे उसके अंदर, यानी वो pellet जिसमें हमारा सैंपल भी है। सेकेंड टेक्निक दैट इज पैलेटाइजेशन टेक्निक। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड टेक्निक जो है वो है मोलिंग टेक्निक। एज इट्स नेम सजेस्ट, इन मोलिंग टेक्निक मोल विल बी प्रेजेंट और पेस्ट विल बी प्रेजेंट। मोल इज आल्सो नोन एज पेस्ट। So in molding technique, some molding agent will be used for preparation of paste, and that molding agents are कौन कौन से हो सकते हैं? नोजोल भी हो सकता है, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीन तरह के मोल्डिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो अमंग ऑल दीज थ्री, इसमें जो कॉमनली जो यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर लैब में वो है नोजोल, दैट इज नोजोल। नोजोल इज कॉमनली यूज्ड एंड इट इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड पैराफिन हाइड्रोकार्बन, and this nodule shows two bands in IR spectra. So first one is CH stretching and its range is this 3030 centimeter inverse to 2860 centimeter inverse, and it will also CH bending vibration को शो करते हैं इस रेंज में 1460 centimeter inverse to 1374 centimeter inverse. So both these peaks will show by nodule. So in this technique, first
We will take our sample and then we will put the Nijol, and apart from Nijol we can use both these as mulling agent, यानी Nijol के अलावा हम दूसरे उनको भी हम यूज कर सकते हैं as a mulling agent, and after that it will be converted in the form of paste and ultimately it will act as a sample, तो एक्ट करेगा एज सैंपल, और इसी को हम फिर उस इंस्ट्रूमेंट में यानी आईआर इंस्ट्रूमेंट में हम उसको रखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, इससे हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट है सॉलिड सैंपलिंग फॉर सॉल्यूशन। सॉलिड सैंपलिंग फॉर सॉल्यूशन, सॉलिड सैंपलिंग में लास्ट है सॉलिड सैंपलिंग फॉर सॉल्यूशंस। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सो इन दिस टेक्निक वी विल prepare our KBr or NaCl pellet, and in this pellet we will put the solution of our sample। हमारे पास सैंपल के वो solution form में है, we will put the solution of our sample in a volatile solvent, and that volatile solvent will be evaporated and ultimately sample will go to the surface of this KBr or NaCl। पहले हमने NaCl का या पोटेशियम ब्रोमाइड का पेलेट बनाया, उस पेलेट के ऊपर हमने क्या किया, हमने अपना सैंपल जिसको हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या किया, मिक्स किया, सॉल्युबल किया, उसको हम इसके ऊपर रखते हैं उस KBr डेस्क के ऊपर। अल्टीमेटली सॉल्वेंट जो होगा क्योंकि वो वोलेटाइल है वो एवेपोरेट हो जाएगा और सैंपल हमारा उसके ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर रह जाएगा, और फिर इसको हम एनालाइज करेंगे उसके अंदर आईआर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। So generally in this technique, solid sampling for solution है। So generally in this technique, polymers, fats and wax material can be analyzed। अब next sampling technique है liquid sampling technique। So in this technique, first we have to take NaCl pellet। For example, this is one NaCl pellet। मिसाल के तौर पर ये हमारा कोई NaCl pellet है, and on the surface of that NaCl pellet we will put the liquid, हम liquid put करेंगे, and after putting liquid we will put another NaCl pellet। So liquid will be sandwiched between two NaCl pellets, and this will be used for analyzing the sample। आपके पास दो NaCl pellets, two layers of NaCl pellets in a thin layer, और इनका जो थिकनेस होगा वो 0.1 से लेके 0.3 मिलीमीटर आर यूज, यानी दो NaCl के लिए, और बीच में हमने क्या डाला, अपना लिक्विड सैंपल डाला, तो वो सिर्फ सैंडविच हो गया। इस तरह हम दो ब्रेड बीच में मायोनीज, तो वो सैंडविच होगा, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, फर्दर एनालाइज करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक है, ये हम कैसे करेंगे, ये हम इस तरह से करते हैं, तो मैंने आपको बता दी है लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक। इसी तरह आगे चलते हैं गैस सैंपलिंग टेक्निक। अगर हमारे पास सैंपल गैस है, गैस सैंपलिंग टेक्निक, तो एक बार सैंपल इन गैस और गैसियस फॉर्म। So in gas sampling technique, gas cell is used, and the length of that gas cell is up to 10 centimeter, and this is made up of NaCl। So this gas cell containing sample will put directly into the path of IR radiation, and sampling takes place। Next is solution sampling technique। So in solution sampling technique, we have to take this solvent, and that solvent will be used to dissolve the sample, and in IR radiation, unlike UV, there are limited number of solvents available। like जैसे हमने UV में तो बहुत से solvents हम यूज कर सकते थे ना, यानी यहाँ पे लिमिटेड solvents हैं, like क्लोरोफॉर्म है, CCl4
कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका कार्बन डाइसल्फाइड solvent commonly used होती है. So these solvents are used to dissolve the yes sample, and after that we will analyze that sample in the form of solution. ये एक बात मैंने लिखी है नोट, इन ऑल सैंपलिंग टेक्निक वी हैव टू अवॉइड यूज ऑफ वाटर. हम वाटर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, और मॉइस्चर कंटेंट, यानी इन ऑल द सैंपलिंग टेक्निक वी हैव टू अवॉइड use of water or moisture content, because moisture or water will highly absorb under IR radiation. Next, applications of IR spectroscopy. कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या एप्लीकेशन है. मैंने शुरू में बता दिया था कि हम इसको फंक्शनल ग्रुप डिटरमिनेशन में यूज करते हैं. तो structure determination application of infrared spectroscopy. Different kinds of atoms have different masses, also different kinds of bonds have different strength. Therefore, when a molecule absorbs IR radiation, the bonds vibrate at different frequencies. यहाँ पे frequency, that wave number nu bar. Nu bar is equal to 1 over lambda. If we determine the position of absorption of different bonds in a molecule, it is possible to correlate the bonds stretching frequency to the type of bond, and thus to determine the functional group present in the molecule. The frequency of different functional groups are given below as. अभी आपको याद करने पड़ेंगे ये रेंजेस हैं हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स के अंदर CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन किस कहाँ होती है, CH बेंडिंग वाइब्रेशन कहाँ पे होती है, ये रेंजेस आपको याद करने पड़ेंगे. अल्केन्स में ये है, साइक्लोअल्केन्स में यहाँ पे होती है ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2800 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. अल्कीन्स के अंदर ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन्स में ये इस रेंज में होती है. इस तरह बेंडिंग वाइब्रेशन वो इसका ये रेंज है 700 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स. इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं अल्काइन्स, CH बॉन्ड एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन्स के अंदर ये शुगर तजीब इस रेंज के ऊपर उसका पीक आता है, स्ट्रेचिंग पीक. अल्काइल हैलाइड कार्बन पर CI है कार्बन के साथ, यानी अल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, CH3I, CH3Br, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, इसी तरह क्लोराइड. तो उनकी ये रेंज है, ये आप पढ़ेंगे और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. अल्कोहल एंड ईथर में, अल्कोहल में CO ईथर के अंदर जो CO है कार्बन, ये इस रेंज में होगा 1000 से लेकर 1200 सेंटीमीटर में. OH स्ट्रेचिंग जो होगा वो ये है उसका रेंज 3000 सेंटीमीटर में से लेकर 3600 सेंटीमीटर में. अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो ये शो करेगा अपना वाइब्रेशन, प्राइमरी 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंडरी पोजीशन पे, एंड टर्शियरी अल्कोहल इस फ्रीक्वेंसी पे 1200 सेंटीमीटर इनवर्स. तो CH स्ट्रेचिंग ऑफ ईथर जो होगा 1000 से लेके 1100 सेंटीमीटर इनवर्स. जैसे देख लें और इनको याद भी कर लें. कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप, OH स्ट्रेचिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होगा इस पोजीशन पे होगा. OH स्ट्रेचिंग 2500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 3500 सेंटीमीटर इनवर्स. CO स्ट्रेचिंग C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल में, C डबल बॉन्ड वो जो है वो इस पोजीशन पे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर.
1700 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह एसिड हेलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिड हेलाइड। तो एसिड हेलाइड का फार्मूला ये है RC≡CL। अगर हम यहाँ पे R की जगह मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो एसिटाइल क्लोराइड। इसमें एसिड हेलाइड के अंदर कार्बोनाइल का स्ट्रेचिंग होगा वो इस रेंज में होगा। अमाइड के अंदर CO स्ट्रेचिंग वो इस रेंज में होगा, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में। इसी तरह एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड्स ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। जब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल अगर मिले तो उसमें से कंडेंसेशन हो और वाटर की रिमूवल हो जाए तो वो क्या बनाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वाटर की रिमूवल होती है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो एनहाइड्राइड में CO स्ट्रेचिंग इस पोजीशन पे इस फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। अल्डिहाइड के अंदर CO स्ट्रेचिंग जो है कार्बोनाइल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल ग्रुप उसकी इस रेंज में होगा और CH कार्बन हाइड्रोजन की वो इस रेंज में होगा। कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल ग्रुप स्ट्रेचिंग इस में होगा। यहाँ अल्डिहाइड में तो ये है 1725 पे, तो कीटोन में ये देगा कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग इस पोजीशन पे देगा 2700 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह अमाइंस में NH जो है ग्रुप जो है NH ग्रुप इज ऑब्जर्व एट 3100 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। इससे फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है। एस्टर का CO एस्टर में CO होता है अब इथाइल एसीटेट तो उसमें जो CO स्ट्रेचिंग होगा वो इस रेंज में होगा, मतलब पीक्स देगा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर 1704 सेंटीमीटर और 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पर आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाया अल्केन का IR स्पेक्ट्रा है। इसमें आप देखेंगे ये CH का CH स्ट्रेचिंग जो है इस फ्रीक्वेंसी है। नीचे वेव नंबर है ये IR करेंगे हम कहाँ से, हमने कहा कहाँ से शुरू होता है 4000 से लेके 600 तक। अब वैसे वहां तो मैंने लिखा था 667 और माइक्रोन में क्या था 2.5 से लेके 15 माइक्रोन जो होगा दैट इज IR रेंज। ये CH स्ट्रेचिंग है और ये CH बेंडिंग है। ये सब आपको समझाने के लिए स्पेक्ट्रा में मैंने ऐड किए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन IR स्पेक्ट्रम में आमतौर पे दो जो इसकी हम इंटरप्रिटेशन फिलहाल बताने के लिए जब MPhil PhD में जाएंगे तो ये एग्जैक्ट हम स्पेक्ट्रम को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो IR स्पेक्ट्रम हैज टू पार्ट्स। तो एक होता है उसका फंक्शनल ग्रुप रीजन और दूसरा होता है फिंगरप्रिंट रीजन। यानी जो पहला रेंज होगा हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रेंजिंग फ्रॉम 4000 से लेके 1600 सेंटीमीटर इनवर्स वो फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाएगा। और सेकंड जो होगा वो 1600 से लेके 625 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन। यानी दो, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन और दूसरा फिंगरप्रिंट रीजन। ये मैंने एक ब्रीफ समरी भी यहाँ ऐड की है, समरी ऑफ IR एब्जॉर्प्शन। ये देखिए ये फिंगरप्रिंट रीजन है और ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है। तो ये फिंगरप्रिंट रीजन एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन और यहाँ पे डिफरेंट ये NH OH CH इस रेंज में इनका फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी पे इसकी पीक आएंगे NH का OH का CH का। और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल ग्रुप ये डबल बॉन्ड का कार्बोनाइल का और इसी तरह साइनाइड। एंड दिस इज द एंड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ये हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पे इख्तिताम होता है। तो इस तरह हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे NMR
स्पेक्ट्रोस्कोपी